हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 16 पानी की कहानी। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और साथ ही साथ इस पाठ का सारांश भी। लेकिन याद रहे बच्चों, एक बार आप इस पाठ को जरूर पढ़ लें, चाहे यहाँ से पढ़ें और चाहे अपनी पाठ्य पुस्तक से। देख रहे ना आप, ये है आपका हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 16 पानी की कहानी। आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों, और अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। इससे ये होगा कि जो यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे वे आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर पाठ समाप्त होता है बच्चों, हम आपको लिए चलेंगे इस पाठ के सारांश पर और उसके बाद पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों पर। तो आप लगातार इसी प्रकार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ और जानते रहें अपने सारे पाठों के प्रश्नों के उत्तर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो देखा बच्चों आपने, ये था यहाँ तक आपका पूरा पाठ। और ध्यान दें, इस पाठ के जो लेखक हैं ये हैं रामचंद्र तिवारी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्न शुरू हो जाते हैं और इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम आपको इसी वीडियो में यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। तो बच्चों आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 16 पानी की कहानी, जो कि एक निबंध है और इसके लेखक हैं रामचंद्र तिवारी, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं इस पाठ का सारांश, इस पाठ में क्या कुछ बताया गया है। याद रखें बच्चों, प्रस्तुत पाठ में पानी का मानवीकरण करते हुए उसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। इसमें पानी के निर्माण तथा उसके अस्तित्व बचाए रखने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा ओस की एक बूंद का अनेक अवस्थाओं से गुजरकर वायु, बादल, समुद्र, ज्वालामुखी, फिर नदी और नल के पानी से होते हुए पेड़ की पत्ती तक की यात्रा का वर्णन, यानी कि बूंद की कहानी, उसी की जुबानी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। पानी की कहानी में एक ओस की बूंद अपनी रक्षा के लिए बेर के पेड़ से लेखक की हथेली पर कूद जाती है और उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। ओस की बूंद कहती है कि अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से उसका जन्म हुआ। जब पृथ्वी का तापमान घटा तो वह बर्फ के रूप में बदल गई और जब बर्फ का सामना गर्म धारा से हुआ तो वह पिघलकर समुद्र के पानी में मिल गई। समुद्र की गहराई की यात्रा करने की इच्छा से उसे समुद्र की गहराई में ले लिया। वहाँ से वह ऊपर न आ सकी और वह वहीं वर्षों तक समुद्र की चट्टानों से होते हुए जमीन के लिखें यहाँ पर आप, जमीन के सहारे ज्वालामुखी तक पहुँच गई और वहाँ से उसे तेज गति के साथ भाप की स्थिति में आकाश में भेज दिया गया। वहाँ उसे आंधी में मिल जाना पड़ा और जब बहुत से वाष्पकण मिल गए तो भार अधिक होने के कारण वे बारिश के रूप में पहाड़ पर आ गिरी। पहाड़ पर से अपने साथियों के साथ तेजी से एक ऊंची जगह से नीचे गिरी और नीचे पत्थर से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, यानी कि पत्थर ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वहाँ से समतल भूमि की तलाश में नदी की धारा के साथ बहते हुए कभी मिट्टी का कटान किया तो कभी पेड़ों की जड़ों को खोखला करके उनको गिरा दिया। अपनी जिज्ञासा के कारण कारखाने के नलों में कई दिनों तक फंसे रहने के बाद भाग्य के साथ देने पर एक टूटे नल से बाहर निकलकर वापस भूमि द्वारा सोख लेने पर बेर के पेड़ तक पहुंच गई। बेर के पेड़ की जड़ों के रोए द्वारा खींच लेने पर कई दिनों तक वहीं फंसी रहने पर पत्तों के छोटे छोटे छेदों के द्वारा बाहर निकल गई। रात होने के कारण वहीं सुबह का इंतजार करती रही
और सुबह लेखक को देखकर अपनी रक्षा की खातिर उसकी हथेली पर कूद पड़ी और सूरज के निकलते ही वापस भाप बनकर उड़ गई। तो ये थी बच्चों यहाँ पर पानी की बूंद की कहानी, उसी की जुबानी। तो आपने पढ़ी नहीं यहाँ पर हमारे साथ। इस कहानी का सारांश हमने आपको बताया बच्चों। चलिए इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करें, इसे याद करें। इसके बाद हम आपको बताते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो बच्चों आप ध्यान दें, आपके पाठ में सबसे पहला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? आप लिखेंगे लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। दूसरा प्रश्न है बच्चों, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। तो उत्तर लिखेंगे आप। उत्तर लिखेंगे पेड़ों की जड़ों में निकले रोए द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना व उनको खा जाना याद करते ही बूंद क्रोध व घृणा से कांप उठी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा। तो क्यों कहा बच्चों? उत्तर लिखेंगे जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई, दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ, इसलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है। समझ गए ना क्यों कहा अपना पूर्वज? इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे कि आप देख सकते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई, दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, चौथा प्रश्न आपके लिए, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर, और चाहे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, पानी का जन्म हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। किसी उल्का पिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े कड़े हो गए, उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर, इस चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं और पांचवें प्रश्न में पूछा गया है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उत्तर लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर यह पता चलता है कि ओस की बूंद सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रही थी। अगला प्रश्न है बच्चों, छठा प्रश्न, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ के वातावरण में सदा नमी होती है। और इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों सातवां, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता। आपने देखा है पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता ना, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है, इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी पहुंचता है क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं जो पानी को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। इसके बाद बच्चों आगे प्रश्न आते हैं यहाँ पर भाषा की बात से, और यहाँ पर पहला प्रश्न है, किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। जैसे हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी, यानी कि जकड़ना। ठीक है, क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति वह जकड़ने वाला हो, कोई वस्तु शिकार हो, उसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं को प्रकृति अलग अलग है, यानी कि आप समझें इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है,
व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कि कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती है। अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोजकर लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। तो यहाँ पर क्या होगा? पकड़कर, और ये क्या है? संबंध कारक शब्द। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं आप, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। तो यहाँ पर क्या है? तेजी से, और ये क्या है? अपादान कारक। इसी प्रकार से अगला लिखेंगे, मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। तो यहाँ पर मैं क्या है? मैं है कर्ता, यानी काम को करने वाला। चौथा लिखेंगे, वह चाकू से फल काट कर खाता है, यानी कि चाकू से, किससे? चाकू से। और आप जानते हैं यहाँ पर करण कारक बनेगा क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक। और इसी प्रकार से पांचवें में लिखेंगे, बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता है। तो यानी कि लाख से चूड़ियाँ बनाता है। देख रहे ना आप, लाख से चूड़ियाँ बनाता है, और फिर यहाँ पर जो है किसके द्वारा बनाता है? लाख से। तो यहाँ पर जो है करण कारक। ठीक है ना? इस प्रकार से आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं इस प्रश्न के भाषा की बात में। भाषा की बात है पहला प्रश्न है, और इसका उत्तर आप यहाँ से देख के ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें, अच्छे से याद करें और अपनी परीक्षा की तैयारियां करें। तो बच्चों फिर मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन दबा दें, और जैसे ही अगली वीडियो यहाँ पर हम आपके लिए बनाते हैं बच्चों, तुरंत आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करती है। तो आप तैयार रहें और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।